ऐसा मैसेज जो बारामूला के बाद आप क्योंकि ये बहुत ही इसको हर जगह पे बहुत सराहा गया है। बारामूला की बात करें तो ये पसंद की जा रही है इसलिए ना क्योंकि इसको अप्रिशिएट करने की एक अप्रिसिएशन का एक लेवल हमारे ऑडियंस में हमेशा से रहा है। मुझे कितने मैसेजेस मिले हैं लोगों के कि वी हैव ऑलवेज वांटेड समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, इवन मैंने आपको भी यही मैसेज किया था, है ना, मैंने भी आपको यही मतलब लोग कह रहे हैं कि हमें विश्व स्तरीय सिनेमा मिला है, जो हम विश्व स्तरीय फिर हम विश्व के बाकी कंटेंट देखते हैं टू गेट द विश्व स्तरीय सिनेमा। पहली बार या बहुत कम ऐसा होता है कि भारत से आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम मिले। मेरा बेटा श्री राम पैदा हुआ था तब 3 महीने का था। 3 महीने का बच्चा लेकर मैं आई हूँ बिकॉज आई हैड टू फीड हिम बिटवीन द ब्रेक्स। अच्छा, आप बारामूला लेकर के गई थी? हाँ, मतलब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो एक चैलेंज मदरहुड का -18 डिग्री टेम्परेचर है, पीक ऑफ विंटर है, चिले कलान है, वो एक चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती जो मेरी भावनात्मक तरीके से टूटना नहीं है, वो बड़ी चुनौती थी। एक हॉरर मिस्ट्री ड्रामा, इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं। जब आप ये पूरा पिक्चराइजेशन चल रहा था, इन 23 दिनों में ऐसी कोई घटना जो आपको लगा हो कि विच इज़ नॉट नॉर्मल? हॉरर का एक सहारा लेके आप वो सत्य बताते हैं जो हॉरर से भी ज़्यादा हॉरिफिक है। इस फिल्म की ट्रीटमेंट में यही तो बात है जो अप्रिशिएट की जा रही है सबसे ज़्यादा। आपको लगता है कि इतिहास ने या इतिहासकारों ने आपके इतिहास के साथ बहुत अन्याय किया? बिल्कुल, ये तो सत्य है। कश्मीर फाइल्स की सक्सेस के बाद एज एन एक्टर आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? नहीं, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना शारदा को प्यार देंगे। मैं 2 अच्छी फिल्मों के लिए जानी जाऊँ बहुत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रंगमंच करती हूँ अपना, मैं बतौर कलाकार, और कलाकार सिर्फ अभिनय सिनेमा में चला है इसलिए वो रंगकर्मी अच्छा है, ये भी एक दुर्भाग्य है देश का। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमेशा की तरह एक बहुत ही खास मेहमान है, भाषा सुमली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारा इंट्रोडक्शन मुझे लगता है जब आपको के बारे में दिया जाता है, बहुत कुछ अब देने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन में। ज़्यादातर जो जनता है वो आपके बारे में जानती है, आपके क्राफ्ट के बारे में जानती है, आपकी फिल्मों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है उसके बारे में जानती है। कश्मीर फाइल्स के बाद तो आप एक हाउस होल्ड नेम, भाषा सुमली, एवरीवन रिकग्नाइजेस यू। मुझे लगता है भाषा से ज़्यादा शारदा हाउस होल्ड नेम हो गया है। कैरेक्टर तो अपने आप में आपने जीवंत किया ही किया। यू गिव लाइफ टू दैट कैरेक्टर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं ना भाषा जी, जो कि जिनकी ट्रीटमेंट ऐसा होता है, या जिनमें सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, स्टोरी लाइन, कहते हैं सब चीज़ सही टाइम पे सही चीज़ें और सही क्राफ्ट, सही एक्टर्स जो डॉट सारा कनेक्ट करते हैं, एवरीथिंग बैंग ऑन वाली जो बात होती है, सब परफेक्ट। मुझे लगता है बारामूला वन ऑफ दैट फिल्म है जिसको बहुत प्यार मिल रहा है, और जो कंटेम्प्रेरी फिल्म्स हैं उनसे बहुत अलग है जी। इतने सालों के बाद मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूँगी, लेकिन इंडस्ट्री को आपने बहुत करीब से देखा है। थिएटर आपने बहुत लंबे अरसे से थिएटर किया है। थिएटर की तो खैर बात अलग होती है, लेकिन जो बारामूला जैसी जो फिल्म है, ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आती हैं। जैसे ट्रीटमेंट भी बोला, बहुत जब मैं उस फिल्म को देख रही थी, बहुत डार्क वो फिल्म, जो उसका पिक्चराइजेशन था, जो पूरा सिनेमाटोग्राफी थी, वो बहुत डार्क थी। कई कई जगह पे बहुत ध्यान से भी देखना पड़ रहा था। आपको लगता है कि ऑडियंस की जो पसंद है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत इवॉल्व हो चुकी है, तभी बारामूला जैसी फिल्म उनकी पसंद को सर्व कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ऑडियंस का जिक्र किया तो मैं ऑडियंस के बारे में ऐसे बताऊंगी कि ऑडियंस की पसंद हमेशा से बहुत अच्छी थी। ऑडियंस का स्तर हमेशा से बहुत अच्छा था। देखिए, भारतीय ऑडियंस है, मुझे लगता है भारतीय जो मेधा है पूरे विश्व की मेधा में बहुत ही उच्च कोटि की मेधा है। उसे क्या दिया गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने वो मांगा था कभी। अच्छा, ये आपने, मैं क्रॉस क्वेश्चन करने वाली थी। आपने बोला कि ऑडियंस बहुत हमेशा से उच्च कोटि की ऑडियंस रही है हमारी। अब हमें क्या दिया गया उससे हम नहीं निर्धारित होते कि हमारा स्तर क्या है। आप समझ रहे हैं, इस वक्त भी कुछ मतलब अगर मैं कहूँ कुछ निम्न कोटि का विषय वस्तु या बन रहा है, और इसका मतलब और मेरे समय में बन रहा है, तो यानी कल को कोई भविष्य मुझे इस तरह से जज करेगा कि क्योंकि भाषा की जनरेशन में ऐसी कुछ 2-4 इस तरह की सस्ती उछली फिल्में आई थी, तो इसका मतलब भाषा ने चाहा होगा।
जब कभी कोई निर्माता निर्देशक इस तरह से कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जनता ये चाहती है, तो मैं हमेशा से इस बात की पक्षधारी रहती हूँ कि आप मुझे वो सर्वे दिखा दीजिए जहां आपने वो सर्वे किया हो और जनता ने कहा हो। ऑप्शन नहीं था जो उनको दिया गया, वो देख रहे हैं। तो जनता ने कभी टिक नहीं किया, नहीं हमें सस्ती और छिछली फिल्में चाहिए और प्लीज हमारे लिए बनाइए। ये तो आपने थोप दिया और आपने उनके नाम पे अपना टिकट ना कहते हैं ना। अगर चल तो रही हैं भाषा जी, ऐसी भी फिल्में चल रही हैं, मैं ये नहीं कहती सारी फिल्में चल रही हैं। हालांकि आज से अगर 20 साल पहले देखें, 90s में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी फिल्में थे, अर्ली 2000 अभी भी फिलहाल कुछ ऐसी फिल्में कंज्यूम हो रही हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म से जो इस तरीके की चीजें भी कंज्यूम हो रही हैं, तो हाँ, एक लेकिन तबका है। उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते पूरे ब्रॉडर एक वर्ग के लिए। जैसे अभी आपने बारामूला की बात करी, तो ये पसंद की जा रही है इसीलिए ना क्योंकि इसको अप्रिशिएट करने की एक अप्रिसिएशन का एक लेवल हमारे ऑडियंस में हमेशा से रहा है। मुझे कितने मैसेजेस मिले हैं लोगों के कि वी हैव ऑलवेज वांटेड समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, इवन मैंने आपको भी यही मैसेज किया था, है ना? मैंने भी आपको यही मतलब लोग कह रहे हैं कि हमें विश्व स्तरीय सिनेमा मिला है, जो हम विश्व स्तरीय फिर हम विश्व के बाकी कंटेंट देखते हैं टू गेट द विश्व स्तरीय सिनेमा। पहली बार या बहुत कम ऐसा होता है कि भारत से आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम मिले। वो जब हमारी ही ऑडियंस सराहती है, इसका मतलब दे वर ऑलवेज रेडी, यू वर नॉट रेडी टू सर्व देम द बेस्ट। तो आप ये कहना चाह रही है कहीं ना कहीं जो ये फिल्मों की दुनिया है, जो पूरी इंडस्ट्री का जो जगत है, चलिए मैं जनरलाइज नहीं करती हूँ, लेकिन मैनिपुलेट करके एक ऑडियंस को मैनिपुलेट किया गया कि हम आपको ये सर्व करेंगे, आपको मैनिपुलेशन से ज्यादा मैं आपको बताऊंगी कि भाई यही है। अब जैसे कभी आप घर में बोलते हैं कि खाने में क्या है, आप बोले नहीं भाई बासी ही है, कर लो जो करना है, और आप भी कहते हैं यार हम भी थके हैं, ठीक है, आपके पास भी वो क्षमता नहीं है, तो जो परोसने वाला परोस रहा है, आप बोलेंगे चलो बासी में से जो कम बासी हो या जो कम नॉट अच्छा हो तो ले लेते हैं। वैसा है, मतलब आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, विकल्प नहीं थे, और आपके पास एक से नहीं था। अभी हर व्यक्ति के पास एक फेसबुक अपना फोन है, वो उसका एक अपना आवाज है। अभी हर व्यक्ति के पास एक आवाज है, तो हर व्यक्ति सिनेमा देखता है और कहता है भैया इतना समय जाया हुआ, इतना पैसा जाया हुआ, मत देखना। एंड जिससे कि जो वो वर्ग है जो बनाता है आपके सामने, तो वो शायद उससे वो खिन्न भी हो जाता है कि यार तुमको किसने बोला ये सब रिव्यू वगैरह देने के लिए। हर एक इंसान के पास राइट है रिव्यू देने का, और अब तो जनता बहुत वोकल हो चुकी है। सो दे आर, तो मैं ब्रीफ में कहूँ तो पहले बुरी फिल्में चल जाती थी, अब बुरी फिल्में नहीं चलती। वो तो खैर बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिल ही रहा नहीं है। चलता जी, नहीं चल सकता। पहले चल जाता था, विकल्पहीनता की वजह से मुझे लगता है। अब तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि कई सालों से मैं गई नहीं हूँ थिएटर देखने के लिए, क्योंकि OTT पे इतना अच्छा वेब सीरीज आती हैं, इतना जो आप कह रहे हैं कि इतने अव्वल दर्जे का काम एक्टर्स कर रहे हैं। आपको अगर भारत से अच्छा सिनेमा नहीं मिल रहा फॉर एग्जांपल, तो आप यू कैन स्विच, यू कैन वॉच द अदर कंट्रीज वर्क एंड दे आर डूइंग सो गुड। तो आपके पास वो अब लग्जरी आ चुकी है, पहले नहीं थी। बिल्कुल। आपने बोला मैसेजेस मिले बहुत सारे, तो कौन सा ऐसा मैसेज आपको लगा कि वाकई में, मतलब मैंने 2 फिल्में अभी तक की, मैं आगे ये सवाल है कि लोग इस मुकाम तक आने के लिए पहली फिल्म से ही एक हाउस होल्ड नेम बन जाएं, बहुत साल लगते हैं, बहुत सारी फिल्में करनी पड़ती हैं, एक फिल्म। आई मीन लाइक, डू यू थिंक कि राइट टाइम पे राइट everything fell into place? हाँ, I call that कृपा, I always call that कृपा। I think और कोई शब्द ही उसको नहीं समेट सकता, उस घटना को जो घटी है दोनों ही फिल्मों के माध्यम से। कश्मीर फाइल्स भी हो या बारामूला हो, और मेरा इन फिल्मों में आना, इनका हिस्सा बनना, तो मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ कि मेरी मातृभूमि ने मुझे चुना है, और ये सब तो माध्यम होते हैं। देखिए, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू माई प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, बट ये सब माध्यम है। अगर आप डिवाइन गेम समझें, लीला समझें, मैं तो माध्यम हूँ ही कहानी कहने की अपनी मातृभूमि की, लेकिन कृपा ऐसी है कि आप स्वयं निष्कासन में जी रहे हैं, लेकिन आपकी मातृभूमि की आवाज आप ही बन रहे हैं, आपकी मातृभूमि का चेहरा आप ही बन रहे हैं। तो इससे बड़ी कृपा क्या होगी? यू आर द चोजन वन, और ये बहुत ही कम आर्टिस्ट के साथ होता होगा। तो मैं सिर्फ अनुग्रहित हूँ, मैं बहुत ही आभारी हूँ, मैं बता ही नहीं सकती। ये तो बहुत ही संयोग है और पता नहीं क्या आशीर्वाद है। तो ये बस मैं इस पर कोई ऐसा मैसेज जो बारामूला के बाद आप, क्योंकि ये बहुत ही, इसको हर जगह पे बहुत सराहा गया है। मैं आपको बताऊं, कश्मीर फाइल्स भी हो और बारामूला भी है, मुझे जो मिला है वो किसी भी एक्टर को मुझे लगता है बहुत रेयरली मिलता होगा। मैं अवार्ड्स की बात नहीं कर रही, जो मुझे अवार्ड्स मिले हैं, ऐसे मेरे संबंध बने, ऐसे मेरे परिवार बन गए पूरे भारत में, जो हक से मुझसे बातचीत करके और मुझे चिट्ठियाँ और मैसेज लिख के मतलब फिर कहते हैं कि हम आपको वीडियो कॉल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अभी हम
हनुमानगढ़ी में खड़े हम आपका दर्शन करवाना चाहते हैं, अच्छा, हम गंगा मैया में आपके हम्म, दर्शन करवाना चाहते हैं, हम्म, हमने आपके नाम पे वहाँ पे ध्वजा चढ़ा दी, पुष्पमाला, वो सब हम आपको आशीर्वाद भिजवा रहे हैं। तो वो जो मुझे मिला है ना, वो अद्वितीय है, वो मैं व्याख्या नहीं इंस्टेंट कर जो लोगों से सकती। कनेक्शन आपका जो बन गया हाँ, है। दे आर ब्लेसिंग मी, दे आर प्रेइंग फॉर मी, और क्या चाहिए और क्या आपको जीवन चाहिए? में? और ये आपकी कला के माध्यम से अगर आपको इतना एक वृहद परिवार बन रहा है अपने परिवार के अलावा, तो ये जितने भी लोग हैं जो इस जी। तरीके से आपसे जुड़े हैं, जी। क्या ये भारत के अलग अलग कोने से हैं, आप मेजरली ये सब कश्मीरी हैं? नहीं, हाँ। ये नॉन कश्मीरी लोग हैं। नॉन कश्मीरी हैं। हाँ। अभी बारामूला के लिए मैं आपको बताऊं, द कमेंट्स आर सच, द मैसेजेस, लॉन्ग मैसेजेस आ रहा है कि वी आर नॉट कश्मीरी बट वी क्राइड। एंड इवन पीपल हु आर इन द बिजनेस, जो एक्टर्स हैं या एक्टिंग से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने कहा है कि कश्मीर फाइल्स के टाइम पे कहा था कि वी माइट नॉट सब्सक्राइब टू द आइडियोलॉजी ऑफ द फिल्म बट वी लव्ड योर क्राफ्ट प्राइवेटली। ठीक है, पब्लिकली नहीं कहेंगे, अच्छी बात है, नहीं कहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा। मेरे एक टीचर रहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो मतलब वो कट्टर मार्क्सिस्ट रहे। चलिए, आइडियोलॉजी के अलावा उन्होंने बहुत अच्छा क्राफ्ट सिखाया। उनकी मेरी मुलाकात हो गई केरला में, हम एक थिएटर फेस्टिवल में मिले थे, तो वो मुझे बहुत समय तक विश्लेषणात्मक तरीके से बात करते हुए तारीफ कर रहे थे कि तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया। मतलब मैं कभी उस फिल्म को सपोर्ट नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं करूंगा। मैंने कहा मुझे चाहिए भी नहीं, पर मैंने कहा बताइए, विश्लेषण करिए। तो उन्होंने विश्लेषण किया जिस तरह से वो एक ब्रिलियंट टीचर रहे हैं। इस वक्त वो कालीकट में पढ़ाते हैं। सेम विद बारामूला में ऐसा रहा है कि चूंकि क्राफ्ट इस तरह का है, तो पीपल आर मच मोर वोकल इन अप्रिशिएटिंग इट, इन अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड द फिल्म इन जनरल। कि देखिए, फिल्म का ट्रीटमेंट, आपने सिनेमेटोग्राफी की इतनी तारीफ की, अद्भुत सिनेमेटोग्राफी है, अद्भुत बैकग्राउंड स्कोर है, हर डिपार्टमेंट ने अपना काम बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो कुछ होती है ना कि कुछ फिल्में होती हैं वो हर ग्राउंड पे आप उनको स्कोर करते हैं बहुत बढ़िया। ये वो फिल्म है, और उसमें फिर मेरा क्राफ्ट भी बहुत मुखर तरीके से लोगों ने तारीफ करने में कुछ ऐसा नहीं कहा कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी पब्लिक अबाउट इट, ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरे जितने भी कश्मीरी जो दोस्त हैं ना, जितने मेरे कश्मीरी जो मेरे जानकार हैं, वो सब ये दोनों जो फिल्में आई हैं उनको बड़े हृदय से, बहुत ऐसा कि from someone from their family, someone from their community, someone they know personally, इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का प्रचार किया है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी तब भी they were very personally attached to the subject। इसीलिए ऐसे ही बारामूला जब आई तो अगेन वो जो कनेक्ट था ना सब्जेक्ट से, कि अपना अपना, जितने भी मेरे कश्मीरी नोन जो मेरे लोग थे, उन्होंने सब छोटे छोटे नोट्स भेजे थे। ये 5-6 लोग हैं, वो बड़े इमोशनली मूव्ड विद द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग। दे वर लाइक, श्रुति ये सब्जेक्ट है, ये मूवी देखो। मैंने कहा आई एम कॉलिंग हर। तो दे आर सो एक्साइटेड जब ये एपिसोड ये निकलेगा। उन सभी को मैं नमस्ते और धन्यवाद करना चाहूँगी आपके माध्यम से। एक और मैं बताऊँ तो कश्मीरियों के जो मैसेजेस आए हैं वो फोटो मैसेजेस हैं। उन्होंने अपना छूटा हुआ घर, उसकी अंतिम पिक्चर्स जो उनके पास रही हो, और उसमें भी जो उनके पूजा के जो प्रकोष्ठ, जिसको हम ठोकर कुट कहते हैं कश्मीरी में, मतलब पूजा रूम जो गर्भगृह रहे हैं घरों में, वो भेजे हैं। और उसको तो मैंने कईयों को सच कहूँ ना, देखा नहीं गया। ये इस तरह के रिएक्शंस मिल पाना बड़ी कृपा है। और आपको, अच्छा, ये ओवरवेलमिंग भी हो जाता होगा कभी कभी आपके लिए कि मतलब कहाँ क्या सही कर दिया जो कि इतने लोग मुझसे कनेक्ट हो गए। वही ना मैं कह रही हूँ, तभी कर्ता भाव को छोड़ ही दीजिए। अगर कर्ता भाव में आ गए तो फिर तो आप खत्म ही हैं कि मैंने कुछ कर दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक आप साधन बन जाते हैं। कि अगर मैं अभिनय की भाषा में कहूँ, अगर समय इतना है तो मैं ये कह सकूँ कि जब हम, और इस कैरेक्टर में विशेषकर, हम किसी भी पात्र को अपने अंदर आह्वान करते हैं, उसका मिलता है नहीं मिलता नहीं, आपकी कितनी आपकी प्योरिटी है, कितना आपका ध्यान आपने केंद्रीभूत किया है कि वो घट सके। घटना नहीं हुई मुझसे, इस बार नहीं हुई थी, पहले ये मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड ही वाज वेरी काइंड, ही गेव मी टाइम। हालांकि समय ही नहीं था, 23 दिन में फिल्म शूट करनी थी। 23 दिन में ये फिल्म शूट। तो उन्होंने बस ये कहा कि मैं तुम्हें इतना समय दे सकता हूँ कि जितना मैं आपका शूट, मतलब बाकी चीज़ें शूट कर लूँ, आप काम करिए इस पे, काम करिए इस पे। और सर, मुझे गुलनार नहीं मिल रही। मुझे ये ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट एक्टर्स प्रॉब्लम्स आर। जो एक्टिंग प्रॉब्लम होती है ना, तो समझते हैं। और वो मुझे बोले कि भाषा जी देखिए, वो ऐसी, मैंने कल भी एक जगह कहा, और मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो
आपको दिख रही है, मुझे क्यों नहीं दिख रही है। मुझे एक्टर की प्रॉब्लम होती है बहुत पहले, लेकिन अल्टीमेटली कुछ अभिनय जो है बहुत ही रहस्यात्मक चीज़ है। मैं यहाँ पे उसको बता नहीं सकती। हाँ, हालांकि मैं अभिनय सिखाती भी हूँ, जब मैं प्रशिक्षण देती हूँ तो मैं उसका विश्लेषण करके, अभी मैं इस तरह की टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं इतना कहूँगी अल्टीमेटली जैसे कहते हैं ना कि वो बन गई तो बन गई बात, जैसे कहते हैं, तो इतना रहस्य है इसमें कि एक फिर मैंने अल्टीमेटली एक मतलब उस चरित्र का आह्वान किया और मैंने कहा गुलनार अब तुम ही बचाओ। जैसे शारदा है, शारदा के लिए मैंने पूरी आस्था से कहा था कि आई वांट टू गिव अ ट्रिब्यूट टू यू। मुझे किसी को अपनी एक्टिंग नहीं सिद्ध करनी है कि देखिए कम हियर, लुक हियर, ही इज एन एक्टर ना, ऐसा नहीं है मेरे को। मुझे कोई दुनिया से मतलब, मुझे तुमसे मतलब है, तुम्हारा मैं कुछ गलत ना कर दूं, पोर्ट्रेयल कहीं कम ना छूट जाए, मुझ पे इतनी कृपा करना कि आ जाना। उसी प्रकार से मैंने गुलनार से पूरी शिद्दत से कहा, ये बिल्कुल मेरी अपनी पर्सनल बातें हैं और पर्सनल कुछ प्रक्रियाएं हैं अभिनय को लेकर। और एक दिन एक ऐसी घटना हुई कि मुझे लगा अब वो आ गई, अब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये अभिनय क्योंकि हम लोग रोज नाटक करने वाले लोग हैं, आपको रोज पता होता है कि ताली रोज बजेगी ही बजेगी शो के एंड में। आपको पता होता है कि कब पात्र से आपकी मुलाकात हो सकी, वो आपको है ना आपके पास आ सका, तो वो आपको पता होता है। और फिल्म चूंकि निर्देशक का माध्यम है, कैमरा उसका टूल है, तो उनको और मुझे पता होता है, कैमरा के थ्रू उनको पता चल जाता है कि वो आया कि नहीं आया। हाँ। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ ये कैरेक्टर अब मैंने पकड़ लिया है? नहीं, मैंने नहीं पकड़ लिया है, या कैरेक्टर उसने कृपा कर ली है कि वो आ गई है। उसने कृपा कर ली कि वो पता चल जाता है मैडम। वो करते करते ना अब अपना समय तो हो ही गया कि एक आपके अंदर से कुछ बदल जाता है। एक ना नट की अवस्था होती है एक्चुअली, अगर मैं अब थोड़ा शास्त्रीय भाषा में बात कर सकती हूँ बिल्कुल। तो नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं ना कि नट, आपके अंदर एक नट है, वो एक अवस्था है बेसिकली। उस अवस्था में आपको आना है और कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी फिर से कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं अवस्था में नहीं हूँ। वो स्विच ऑन आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने जिस विधा को ज्यादा स्टडी किया है आफ्टर इवन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वो है कुडियाट्टम, जो कि भारत की केरल की एक विधा है अभिनय की। तो वो बेसिकली क्या है कि नाट्य शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो वही आप प्रैक्टिकल उसको कर रहे हैं। तो 1 साल के लिए मैंने वो प्रशिक्षण लिया था एक फेलोशिप के तहत। तो उसमें ये एक जैसे गायक का 7 सुर का रियाज है सारेगामा, अभिनेता का हमेशा सवाल पूछा जाता है अभिनेता का रियाज क्या, अभिनेता क्या रियाज करेगा रोज। अभिनेता का रियाज उसका नवरस की साधना है। तो जब नवरस की आप साधना करते हैं, आप उस सत्य के आप उस नट अवस्था में आते हैं और आप न्यूट्रल रहते हैं। यू गो थ्रू अ लॉट, सारा श्रृंगार और सारा करते करते शांत तक यू गो थ्रू अ लॉट, बट इट डज नॉट टैक्स यू। हम कहते हैं ना कि ये सब बनी बनाई बातें होती है कि वो द कैरेक्टर फिर आई गॉट वो मेरे वो हो गया, मेरे को पता नहीं मेंटली वो हो गया, ये हो गया, वो सब वो अगर आप सही कर रहे हो तो आपको कभी भी छेड़ेगा नहीं। एकदम ऐसी चीज है। तो वो अभ्यास के बाद क्या होता है, एक पॉइंट आता है अभिनय जब आप करने जा रहे हैं ना, उसके पहले एक पॉइंट आता है, एक काली सी एक पट्टी होती है, उस पे बीड्स होते हैं गोल्डन के, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, बट वो सिर पे बांध दी जाती है। और जब तक आप स्टेज से उतरो ना, आप एक शब्द नहीं बोलते। फिर चाहे आपका फोन आए, कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आपको किससे बात करनी है, उसके बाद आप ऐसा मान लेते हैं कि नाउ द कैरेक्टर हैज बीन रिसीव्ड, तो पात्र जो है वो आपके पास आ गया। तो उसके बाद आप बोलते नहीं। तो मैं उन कुछ ट्रेनिंग्स का जो इतना जो प्रैक्टिस का है मैं फिर एक समय पे फिर मेरी वो आंतरिक वार्तालाप एक अभिनेता और पात्र का होता रहता है कि गुलनार अब तुम आ गई हो, अब मैं किसी से भाषा बन के बात नहीं करूंगी, बस अब खत्म। अब कुछ ऐसी है, कुछ पागलपन तो कुछ रिचुअलिस्टिक, मुझे लगता है कुछ ये अनुष्ठान है, बहुत ही रहस्यात्मक अनुष्ठान है जिसको आप बखान नहीं कर सकते कि आई डू दिस। और अभिनय के बारे में एक और बात कहूँ, इसी में चलते चलते आपका सवाल भी होगा तो वो भी कवर हो ही गया कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता अभिनय में। कुछ एक किताब है, अगर जो जानते हैं, पढ़ते होंगे या अभिनय के सीखते हैं, तो शुरुआत में दी जाती है, उसका नाम है एन एक्टर प्रिपेयर्स बाय स्तानिस्लावस्की। वो ऐसा माना जाता है कि यार एक्टर्स का प्राइमर है, ये इनका एक वो है कि भाई आपकी भगवत गीता है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा वो भगवत गीता नहीं, वो आपका क ख ग है, वो आपका वो क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग है वो आपकी। उसके बाद बहुत सारी किताबें और बहुत सारा उसके बाद आपका अपना जीवन का अनुभव और वो सब है। तो आपको क्या आपको स्तानिस्लावस्की सूट करता है, आपको नाट्यशास्त्र सूट करता है, या आपको माइकल चेखव, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक का एक अपना अपना
एक वो होता है कि यू नो, और आप ऐसा नहीं घुट्टी बना सकते हो उसकी कि थोड़ा सा यहाँ से 2 चम्मच संस्कृत ले लो, 4 चम्मच नाट्यशास्त्र ले लो, और ऐसा करके ये एक फॉर्मूला है। तो हर एक का अपना तरीका है। That's how I just totally said कि I surrender to गुलनार जी, आइए प्लीज और कुछ करिए, मेरे पास समय भी बहुत कम है, अब आप ही कृपा करिए। आपने बोला 23 दिनों में इसका पूरा शूटिंग हुआ, और ये पूरा शूटिंग कश्मीर में हुआ था, बारामूला में? हाँ, पूरा वो एक अलग स्ट्रगल थी मेरे लिए, इमोशनली खुद को बहने नहीं देना, समय भी नहीं है। आप कितनी बार उससे पहले बारामूला गई? बारामूला शूटिंग से पहले? नहीं, मैं पहली बार? मेरी 47 में हम लोग बारामूला में ही थे, तब वहाँ के ही हैं बेसिकली। जब वो कबायली रेड, जिसको पाकिस्तानी आर्मी का जो वो सारा कांड हुआ, उस समय फिर हम बारामूला से निष्कासित होकर फिर हम श्रीनगर आए, और श्रीनगर में मेरी पैदाइश है। 1.5 साल की जब मैं थी तो हम लोग वहाँ से फिर 90 का जो निष्कासन हुआ वो मैंने झेला। तो मेरी स्मृति में सच कहूँ तो कुछ नहीं है कश्मीर का। अब जब ये फिल्म की बात है, इनफैक्ट कश्मीर फाइल्स में कुछ शॉट्स आपने देखे होंगे डल वगैरह के, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं उस फिल्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रही थी। हालांकि मेरे अपने शूट नहीं थे, पर मतलब एक्टिंग नहीं थी, तो मैंने विनती की उनसे कि मुझे मत भेजिएगा, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बर्दाश्त कर पाना, अपनी मातृभूमि में आना, फिर होटल में रुकना, है ना। लेकिन बारामूला का तो कुछ हो ही नहीं सकता था, पूरी फिल्म वहीं होनी ही है, ये पहली अनिवार्य शर्त है। मैंने कहा मेरा क्या होगा, हे भगवान मुझे बचाना, ऊपर से मुझे क्राफ्ट करना है, मतलब ये एक्टिंग भी करनी है, एक तो खुद को, इन सब चीज़ों तो बहुत ही चुनौतियाँ, बड़ी चुनौतियाँ। मेरा बेटा श्रीराम पैदा हुआ था तब 3 महीने का था। 3 महीने का बच्चा लेकर मैं आई हूँ, बिकॉज आई हैड टू फीड हिम बिटवीन द ब्रेक्स। अच्छा, आप बारामूला लेकर के गई थी? हाँ, मतलब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो एक चैलेंज मदरहुड का। -18 डिग्री टेम्परेचर है, पीक ऑफ विंटर है, चिले कलान है, वो एक चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती जो मेरी भावनात्मक तरीके से टूटना नहीं है, वो बड़ी चुनौती थी। उसको परे रखना है, समय नहीं है, मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, मुझे पता है जब मैं शूट कर रही हूँ सामने हारी पर्वत है, चक्रेश्वरी पीठ है, मेरी इष्ट देवी का मंदिर है, लेकिन नहीं, उस सब को छोड़ो, 1 मिनट उस सब से परे रख के अपने काम पे का फोकस करो। बड़ी ही चुनौतियाँ थी, बड़ी मल्टीपल लेयर्स ऑफ चुनौतियाँ थी। अब जब वो सब हो गया तो मैं कहती हूँ, रोज मैं जाती थी उन गलियों से, रोज मैं अपनी मातृभूमि में थी, क्या वो फिर से हो पाएगा? हे भगवान, मतलब ये सब क्या हो गया? मतलब इट्स यू नो, यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री एंड यू डोंट रियलाइज इट समटाइम्स। तो मतलब आप पहली बार वहाँ पे गई थी, और ये सारे फैक्टर्स, चैलेंजेस आपके ऊपर एक साथ थोप दिए प्रकृति ने, लेकिन प्रकृति सॉ मी थ्रू। व्हाट अ फैबुलस फिल्म, एंड द वे आपने जो गुलनार का कैरेक्टर निभाया है, वो वाकई में बहुत लोगों को टच किया है, बहुत लोगों को टच किया है। वो जो एक सीन है जिसमें फर्स्ट टाइम आप डिस्कवर करती हैं कि यहाँ पे गर्भगृह है, उस अलमारी के पीछे वो गर्भगृह है, तो वो वाकई में बहुत टच करने वाला, कि धीरे धीरे पोछ के जब आप देखना शुरू करते हैं कि अरे यहाँ पे तो मंदिर था, एंड देन यू मेक योर हस्बैंड टेल योर हस्बैंड, यू ट्राई टू कन्विंस हिम कि इतनी बड़ी ये डिस्कवरी है। बहुत सुंदर वो पोर्ट्रेयल था, बहुत सुंदर था। अच्छा, ये एक हॉरर, मिस्ट्री, ड्रामा, इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं। जब आप ये पूरा पिक्चराइजेशन चल रहा था, इन 23 दिनों में ऐसी कोई घटना जो आपको लगा हो कि विच इज़ नॉट नॉर्मल? मतलब नॉट नॉर्मल, मतलब क्या बताऊँ, तो ये तो सच है, ये तो वहाँ का सच है। बहुत खूबसूरत जगह है और उतनी उदास है। हाँ, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि मुझे लगा हो कि इट्स नॉट नॉर्मल? इट्स नॉट नॉर्मल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मैं, क्योंकि हॉरर फिल्म है तो अक्सर हॉरर फिल्म के दौरान जो कि ये चीजें होती हैं, बातें सामने तो आती नहीं, आपको एक प्रेजेंस तो फील होती है उन स्ट्रक्चर्स में जो आप जिनमें आप काम कर रहे हैं, वो एक एनर्जी आपको फील होती है। हम जब शूट कर रहे थे तो एक भूकंप भी आया उस शूटिंग के दौरान, तो शूट चलता रहा, और हमने जब बाद में सोचा कि अरे भाई कौन था जो हिला रहा था, तो बोले कि नहीं, कुछ सब हिल रहा था, धरती भूकंप आया था। तो हॉरर नहीं है, सच बताऊं तो फिल्म हॉरर कहाँ है? हॉरर का एक सहारा लेके आप वो सत्य बताते हैं जो हॉरर से भी ज्यादा हॉरिफिक है। इस फिल्म की ट्रीटमेंट में यही तो बात है जो अप्रिशिएट की जा रही है सबसे ज्यादा। वो सत्य ही इतना हॉरिफिक है, तो उन सब चीजों को, ये पूरी जो शूटिंग है, ये पूरी बारामूला में हुई थी? नहीं, शूटिंग विभिन्न जगहों पे हुई थी कश्मीर में। कश्मीर के अलग अलग एरियाज में हुई थी, लेकिन ये कोई ऐसा स्टेज में या कुछ ऐसा क्रोमा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नो वीएफएक्स, नथिंग, रियल स्ट्रक्चर्स, रियल लेन्स, रियल लोकेशंस, एंड
सब कुछ रियल था। और 23 दिनों में इसको 23 डेज में हाँ, इसको कैसे फिनिश कर लिया, किया। मतलब इतनी अद्भुत ठंड काम थी, किया पूरी टीम -18 ने। डिग्रीज। हाँ, मतलब लोगों को अटैक्स भी आए हाइपोथर्मिया के, और बहुत सारी तो कठिनाइयों। आपके बच्चे के साथ आपको चैलेंजिंग नहीं हुआ 3 महीने के बच्चे के साथ? हाँ हुआ। क्योंकि ये तो 18 -18 डिग्रीज। हाँ, मतलब वो होटल में रहता था तो मुझे बीच बीच में जाके उसको फीड हम्म। कराना, वो सब। देखिए, एक एक्टर की लाइफ भी जो होती है ना, किस तरीके से नेविगेट करते हुए, और जो पसंद है, जो क्राफ्ट है, उसके साथ साथ एक कैरेक्टर को जीना, फिर उसके बाद उस जगह का चैलेंज, ये सब कुछ अपने आप में बहुत अद्भुत होता है, जो एंड प्रोडक्ट निकल करके आता है। उसी के लिए तो सारी मेहनत जद्दोजहद होती है। है। अच्छा, आपको लगता है कि ऑडियंस के बीच में कश्मीर को लेकर के एक इंक्विजिटिवनेस थी, और ये इंक्विजिटिवनेस या इंटरेस्ट हाल फिलहाल सामने आया जब ये फिल्में आई, कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 370, बारामूला, लोग और जानना चाहते हैं और डिकोड करना चाहते हैं कि यार वो कश्मीर क्या है। हाँ, क्योंकि सिर्फ एक ही लेंस से दिखाया गया ना हमेशा, कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, या ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा है, और सब कुछ सुहाना है, मौसम है, वादियाँ हैं, है ना। उसी दृष्टि से जब देखा जाता है कोई भी स्थान, तो उसकी बाकी अन्य जो आयाम हैं वो तो दब जाते हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो जाता है। तो जब बाकी पहलू आने लगे सामने, तो लोगों ने जो रिसेप्शन दिया उसका अर्थ ही यही है कि हम बाकी भी जानना चाहते हैं। हमें, मतलब आप ऑडियंस को भी समझ के टाइप कास्ट नहीं समझ सकते ना, कि ऑडियंस लव्स टू सी द रोमांटिक साइड ऑफ कश्मीर और एनी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर दैट मैटर। मतलब अभी आप देखिए, अभी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं लोग। अभी फोकलोर एक शब्द है जो बड़ा ही प्रचलन में है, कि भाई वी वांट टू डू समथिंग इन द फोकलोर, यू नो, बिकॉज पीपल लाइक कांतारा फॉर एग्जांपल, सो वी आल्सो वांट टू एक्सप्लोर। एंड व्हाई डू यू वांट टू एक्सप्लोर फोकलोर? आर यू रियली इंटरेस्टेड इन फोकलोर, और you are inspired by the commercial success of a film that has actually explored folklore? तो इंटेंट क्या है, वो मैटर करता है। कश्मीर फाइल्स की इमीडिएटली बाद बारामूला आना, जब ये लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे फॉर द रोल, एंड तो मुझे पता था इमीडिएटली अभी तो कश्मीर फाइल्स आई है, पर इनका इंटेंट ये नहीं था बिकॉज अ फिल्म हैज बीन अ कमर्शियल सक्सेस, लेट्स आल्सो मिल्क इट, यू नो, वो नहीं था। इनका इंटेंट बहुत ही क्लियर था, दैट वी वांट टू डू समथिंग न्यू, दैट दे विल स्पीक बेटर अबाउट इट। बट जो मुझे इंटेंशन उससे समझ आया कि एज एन एक्टर भी मेरे को भी करने को एक दूसरा आयाम है। अभी शारदा नहीं है, ठीक है, गुलनार है। गुलनार एक ऐसा चरित्र है जो अगर आप कश्मीर में ढूंढने को जाएं तो मिलेंगी आपको गुलनार वहाँ। अच्छा, मिलेंगी, गुलनार हैं। मैं तो चाहती हूँ कि गुलनार जैसी जो चरित्र हैं, पात्र, वो सामने आए और बोलें दोबारा ना, जो अंत में गुलनार कहती है, नेवर अगेन, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू टेक द प्लेज कि नेवर अगेन विल आई लेट इट हैपन। तो ये जो आयाम है कश्मीर में, इस तरह से एक आवाज आना, ये बहुत ही अद्भुत आयाम है, और मुझे लगा कि यस, वी शुड गो फॉर इट, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी मेड नाउ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑडियंस का इंटरेस्ट हमेशा से था कश्मीर को जानने में, हाँ, मगर इस तरीके की जगह को जानने में उस कश्मीर, क्योंकि कश्मीर हमेशा से एक इंटरेस्ट का, एक मिस्ट्री, एक क्या है, खूबसूरती तो है ही है, लेकिन कैसे लोग हैं वहाँ पे कल्चर क्या है। जैसे कि छोटी छोटी चीजें जो फिरन पहनते हैं, बहुत सारी चीजें, अरे ये कश्मीर के बादाम हैं या कश्मीरी सेब हैं, बर्फ है, मतलब हर चीज को लेकर के एक उत्सुकता, एक समझने का जिज्ञासा। तो ये फिल्मों ने उस जिज्ञासा को और हवा दी है, आपको लगता है? जैसे कि आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स, और अब बारामूला की, हाँ, कि और जानना है। जी हाँ, बिल्कुल। जो अब जैसे आर्टिकल 370 कितनी अद्भुत फिल्म है, और कितने अच्छे क्राफ्ट से बनाई हुई फिल्म है, बाय द सेम टीम दैट्स मेड बारामूला, कि आप कहीं पे भी नहीं समझते कि डॉक्यूमेंट्री है। आपको वो इंटरेस्ट बनाए रखती है, और एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट है। आप फिल्म देखकर निकलते हैं। इट्स नॉट अ क्लासरूम लेक्चर कि भाई फिर कोई सब क्लॉज डी था, फिर कुछ फलाना था, कुछ था नहीं। पूरा एक्शन, आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलता है। तो सिनेमा को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से उसको क्रैक कर लेना कि फिलॉसफी क्या है इस कहानी की जो हम बताना चाहते हैं। ये जब क्लैरिटी होती है एक डायरेक्टर के पास, जो विजन जब क्लियर होता है, तो एक्टर्स को भी फॉलो कर पाना बहुत इजी हो जाता है, एंड प्रोडक्ट भी बहुत क्लियर होता है। जब पेपर पे क्लैरिटी होती है तो फिर वो अंत प्रोडक्ट जो है वो एडिट टेबल पे आपको उसको काट पीट करके सुधार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो
और वो ऑडियंस को एकदम से समझ आता है। और मुझे हमेशा, मैं इंटेंट पे फोकस करती हूँ, इंटेंट शुड बी वेरी प्योर। अब ये जो बारामूला है इसका इंटेंट इतना प्योर है, आपने समर्पण में देख लिया होगा बाद में कि ये समर्पित किनको है, किस लिए है, और हम उनके पूरी तरह से साथ हैं। तो वही इंटेंट है। जब आप उस फिलॉसफी से जब शुरू करते हैं, आपकी धीरे धीरे प्रकृति इस तरह से मदद करने लगती है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि भाई, जैसे अभी आपने कहा ना कि आपने क्या कर लिया है, मैं वही कह रही हूँ कि प्रकृति ने मेरे भाव को समझा और उसको सिर्फ उस हेल्प किया, दैट्स इट, कि आई एम पार्ट ऑफ सच हिस्टोरिकल फिल्म्स। अब पहली फिल्म आपकी थिएट्रिकल रिलीज रही द कश्मीर फाइल्स, दूसरी फिल्म आपकी ओटीटी पे रिलीज होती है, तो आपको एज अ एक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अंदर से था कि ये भी थिएट्रिकल रिलीज होती, क्योंकि थिएटर में एकदम से वर्डिक्ट आ जाता है कि हाँ नहीं, और आप एक बड़े पर्दे का जो अनुभव है उसके साउंड के साथ, उसके पूरी उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसको देखते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। बनी तो उसी इंटेंशन से थी, लेकिन फिर क्या हुआ और कैसे नेटफ्लिक्स पे आई वो प्रोड्यूसर्स का डिसीजन है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि उसके भी अपने फ़ायदे ये रहे कि 190 देशों में लोगों ने एक्सेस किया, इतने सारे देशों में ट्रेंड हो रही हैं जिनका आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। पीपल आर हैविंग एक्सेस टू इट, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभिनेता के तौर पे तो आप चाहते ही हैं कि आप मतलब सेटिस्फाइड हैं आप कि अगर ये ओटीटी पे भी रिलीज हुई है हाँ, तो भी आप सेटिस्फाइड हाँ, कि हाँ, ऐसा कुछ मलाल नहीं है कि थिएटर में ही रिलीज होती तुम देखने में नहीं भी होती तो अच्छी बात थी, अब नहीं हुई है, नेटफ्लिक्स पे हुई है तो भी अच्छी बात है। द मैसेज इज गेटिंग अक्रॉस एंड आई एम रिसीविंग द फीडबैक कि भाई मेरा काम अच्छा है। और एक ये जो होता है ना कि जैसे हमसे सवाल पूछा जाता है कि थिएटर के लिए एक्टिंग, फिल्म के लिए एक्टिंग, वेब सीरीज के लिए एक्टिंग क्या अलग अलग होती है? एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। एक्टिंग तो एक्टिंग होती हाँ, है। आपने किस माध्यम पे देखा वो अलग बात है। बिल्कुल। आपने बोला कि फोकलोर को लेकर के जैसे लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कांतारा एक बहुत बड़ा भी रीसेंट एग्जाम्पल है। ऐसे तो बहुत सारी फिल्में, हाँ साउथ बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करता है थोड़ा सा हट करके कुछ चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन जो बॉलीवुड है वो एक ढर्रे पे चलता है। अब जैसे कि एक चीज़ हिट हो जाती है तो वैसे ही जैसे कि हॉरर कॉमेडी वो हिट हो जाती है तो आपको बहुत सारी फिल्में हॉरर कॉमेडी पे मिलेंगी। अगर ये कॉन्सेप्ट हिट हो गया कि कश्मीर के इर्द गिर्द इस तरीके के, तो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करने लगते हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट कंज्यूम हो रहा है, ये सेल कर रहा है, ये सेल हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ऑडियंस इसको एक्सेप्ट कर रही है, इस तरीके की चीज़ें और देखने, तो उसी ढर्रे पे एक्सपेरिमेंटेशन वाला जो अप्रोच है, रिस्क है, वो कम है इसमें। तो जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था भारत में 7th सेंचुरी से, प्रॉपर नहीं हो पाया था, घोरी गजनवी, उसके बाद जो इन्वेजन होता है 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी में, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने बहुत एमिनेंट रोल प्ले किया था। कश्मीर में जैसे ललितादित्य का नाम दिया जाता है, बप्पा रावल का नाम लिया जाता है, ऐसे बहुत सारे जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने बहुत एमिनेंट रोल प्ले किया है। और कश्मीर का जो एक टेम्पल है जो ललितादित्य ने बनाया है, मार्तंड सूर्य टेम्पल, तो हालांकि अब तो वो टूट गया है, तोड़ दिया गया था, इन्वेजन हुआ था, अब तो जो है वो तो रिमेन्स हैं, लेकिन बहुत एमिनेंट, जब जब कश्मीर को याद किया जाएगा, ये एक ऐसा हिस्ट्री में नाम है जिसको हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये लोग फाइट कर रहे थे, इन्वेजन रोक रहे थे जी। कोई रातों रात इन्वेजन नहीं हो गई, 700 लगभग 700 साल लगे वो इन्वेजन प्रॉपर होने में। तो 700 साल तक कौन रोक रहा था? यही जो रूलर्स, यही जो लीडर्स हैं, यही जो चेहरे, यही रोक रहे थे। और कश्मीर में इनका बहुत बड़ा इतिहास है, जिसके मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में किसी को पता भी होगा कि ललितादित्य थे कौन, या पढ़ाया गया, या हिस्ट्री बुक पढ़ाया नहीं, हिस्ट्री बुक में तो है ही नहीं, नाम ही नहीं है। लेकिन हाँ, थैंक्स टू फ्यू हिस्टोरियंस जो आकर के बात करें, एंड जो कश्मीरी डिसेंट से लोग हैं वो लोग बात कर रहे हैं कि ललितादित्य हैज़ बिन वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ कश्मीर। और कश्मीर जो अभी का कश्मीर नहीं है, भारत, अखंड भारत, उस वक्त तो अखंड भारत था, क्योंकि कश्मीर तक ही नहीं सीमित था, वो बहुत आगे अफगानिस्तान तक हमारा देश था। क्या कहेंगी आप? यही जो आपने कह दिया, बिल्कुल सही। नहीं, और मुझे लगता है कि इस समय जो आपको लगता है कश्मीर के, मैं आपसे ये सवाल करूं, अगर आपको लगता है कि एज अ कश्मीरी, क्योंकि आपके अगर कश्मीर आपका जो मातृभूमि है, आपकी जो आपकी जन्मभूमि है, मैं मातृभूमि तो आपकी भारत है, जन्मभूमि जो आपके इतने करीब है, आपको लगता है कि इतिहास ने या इतिहासकारों ने आपके इतिहास के साथ बहुत अन्याय किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है। और मुझे लगता है कि एज अ कलाकार या एज हुएवर
रीड्स, राइट्स और इज़ इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर, लगता है ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप करेक्ट करें और सही हिस्ट्री सामने लाएं और सही सिविलाइजेशनल अवेयरनेस को फैलाएं। मैं तो पर्सनली अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि मैं मेरे इंडिविजुअल लेवल पे जब मैं थिएटर करती हूँ तो मैं इन्हीं विषयों को ज़्यादा फोकस करती हूँ। देखिए थिएटर तो हो ही रहा है, कॉमेडी भी हो रही है थिएटर में। अभी थिएटर का देखिए ट्रेजेडी ये हो रहा है कि प्ले राइटिंग एज अ फॉर्म इज डाइंग इन इंडिया। हम वही विजय तेंदुलकर और मोहन राकेश जी पर निर्भर हैं। ज़्यादा उन्हीं के नए नए इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, खुद कुछ लिख लीजिएगा वैसे कुछ लोग बहुत ही कम हैं, या कुछ उस स्तर का लिख पाने में भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम कमी हो रही है उस चीज़ की। तो रंगमंच में कम से कम अब उन सब चीज़ों के अलावा आप कुछ नया लाएं तो मुझे लगता है कि जो अगर आप प्राचीन की तरफ मुड़े वही नया होगा, है ना। आप जैसे मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा एक ओपेरा है वितस्ता जो कि दीनानाथ नादम जी ने लिखा था, वन ऑफ द वेरी लेजेंडरी राइटर्स फ्रॉम कश्मीर, एंड द फर्स्ट मैन हु ब्रॉट ओपेरा टू द इंडियन ड्रामाटर्जी। तो उन्होंने जब ये मतलब उनके और भी ओपेराज हैं लेकिन वितस्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था बिकॉज वो मेरी नदी की कहानी थी, वो मेरी नदी का सत्य है, वो मेरी सभ्यता का चिन्ह है, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर एक एक रंगकर्मी या कलाकार या साहित्यकार या चिंतक विचारक इतिहासकार जो भी हैं एक एक टॉपिक भी ले लें, उनको पकड़ लें, तो मुझे लगता है करंट जनरेशन भी बहुत काम कर सकती है सत्य को उजागर करने में, इतिहास को उजागर करने में, जो कि आपका कर्तव्य होना चाहिए बतौर कलाकार, बतौर जो भी आप हैं। आप जिस फील्ड में आप इस पर अगर अवेयरनेस ला सके। मैं बार बार एक शब्द कहती हूँ एक्साइल कॉन्शियसनेस, एक्साइल कॉन्शियसनेस, मुझे पूछते भी, मुझे मैसेज भी आते हैं एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय इट एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर एक्साइल। अब मैं आपको बताऊँ एक्साइल कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है स्थान बोध, स्थान चेतना। बारामूला स्थान चेतना की एक फिल्म है, मैं पूरी तरह से पूरी बारामूला का क्रेडिट नहीं ले सकती, वो तो मेकर्स लेंगे, डायरेक्टर, राइटर जिन्होंने बनाया, प्रोड्यूसर्स। हाँ, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। तो बारामूला जब आप स्थान का नाम सुनते हैं, वराहमूल इसका असली नाम है, कोटि तीर्थ वराहमूल, और जहाँ जाने से आपको उच्च कोटि के तीर्थ का और 1 करोड़ तीर्थों के बराबर का फल मिलता है, वो बारामूला, वो वराहमूल, उसकी एक कहानी एक घर की आपने अभी देखी है ना। तो ये स्थान बोध है, यही तो एक्साइल कॉन्शियसनेस। जब गुलनार दरवाजा खोलती है और जो देखती है वही तो एक्साइल। हु इज एन एक्साइल? द गॉड्स आर वेटिंग, है ना, एंड द पीपल हु वर्शिप देम आर इन एक्साइल। तो उस तरह का काम करना जिसमें आप वो चेतना जगा सकें कि ये कहानी अब खुली, इसकी विषय वस्तु दरअसल मूल में एक्साइल और जेनोसाइड और एक्सोडस की बात करती है। क्राफ्ट देखिए कितना बढ़िया है, आप एंटरटेन भी होकर गए, आपको एक्शन भी मिलता है, इन्वेस्टिगेशन भी मिलता है, थ्रिलर भी मिलता है, हॉरर भी मिलता है। मुझे लगता है कलाकार का यही काम है, एंटरटेनमेंट के एक पैकेजिंग में आप विषय वस्तु परोसें। वितस्ता जब आप देखते हैं, जब मैं नाटक करती हूँ, तो खूब सुंदर सुंदर आपको उसमें नृत्य, संगीत और मनोरंजन और बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल विजुअल। अंत में जो कहानी कही जा रही है वो यही है कि वितस्ता जो है वो देवी पार्वती का स्वरूप है, सिंपल। तो वो मेरी स्थान चेतना और एक्साइल कॉन्शियसनेस। जब आप वितस्ता नदी की बात करते हैं, हालांकि आपकी रील बहुत वायरल हुई है, लेकिन आप यहाँ पर भी मैं चाहती हूँ कि जब आप वितस्ता नदी की बात करती हैं, आप, क्योंकि कई ऑडियंस में ऐसे होंगे, जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जिनको नहीं पता होगा कि आप किस नदी की बात कर रही हैं। हाँ, झेलम, झेलम जिसे अनफॉर्चुनेटली आज कहा जाता है झेलम, वो वितस्ता है। वितस्ता जो कि शिव के त्रिशूल से निकलती हैं, और देवी पार्वती को जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जल का हमने सारा स्राव कर लिया है, जल जा चुका है, निकास हो चुका है, तो अब आप आइए ताकि ये लैंड फूले फले। उस तरह से जब देवी पार्वती एक नदी का रूप लेती हैं तो वो वितस्ता बनती है। तो उसकी कहानी बेसिकली वहाँ से पूरा ओरिजिन करते हुए फिर उसके बाद दीनानाथ नादम जी ने उस पर एक क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए उसको पर्सोनिफाई किया है एज अ यंग गर्ल हु इज इन लव विद वुलर लेक। वुलर इज एशियाज लार्जेस्ट मीठे पानी की लेक। तो एक नदी और एक झील का प्रेम संबंध दिखाया है, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। कामदेव है जो कि कश्मीर से ही, मैं तो कहूँगी कश्मीर का एक, अगर आपको एक ब्रांड एम्बेसडर देखना हो ना इस दृष्टि से, तो कामदेव हैं, क्योंकि कश्मीर भूमि ही सौंदर्य की और रोमांस की रही है, विलास की रही है। तो कामदेव उसमें बहुत बड़ा एक हाथ उसमें रखते हैं। खैर वो तो मैं नाटक की बात कर रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि आपने कहा वितस्ता, तो वितस्ता उस झेलम नदी का नाम है जिस पर इतने वितस्ता त्रयोदशी भी हम मनाते हैं।
वी आर अ कल्चर, वी आर अ पीपल। और आज भी, अभी भी, मतलब अभी मैं आपसे इधर दिल्ली में बैठ के बात कर रही हूँ, वितस्ता त्रयोदशी आती है भाद्र के, मैं अभी करेक्ट करूँगी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो ये घटना घटी थी, तो आज भी हम पीले चावल जिसे तहर कहते हैं वो चढ़ाते हैं। जहाँ जहाँ हम एग्जाइल में रह रहे हैं, चाहे कोई अमेरिका में हो, चाहे बैंगलोर में हो, चाहे जम्मू में हो, हम वो पीले चावल उस नदी के लिए चढ़ाते हैं कि माँ आज तेरा जन्मदिन है, जो वहाँ झेलम होके बह रही है तो वितस्ता ही रहेगी। तो वो उसका जो एक जो कल्चरल कनेक्शन है वो बने रहे, वो बना रहे और वो आगे पीढ़ी तक जाए। और जिस दिन झेलम फिर से वितस्ता बने और उसमें अखरोट बहे, उस पे आरती हो, वो हमारा ध्येय है, उसके साथ हम काम करते हैं। तो हम कला के मार्ग से, मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव। जब ये फिल्म आई, हालांकि जब ये कश्मीर फाइल्स भी आई थी, तब भी बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे जो रिव्यूज़ कर रहे थे, कश्मीर का थोड़ा बैकड्रॉप दे रहे थे, एग्जैक्ट जो फिगर्स के साथ बात होनी, जो सुबुगाहट है, थोड़ी बात होनी शुरू हुई। जब मैं बारामूला के बारे में पढ़ रही थी कि रिव्यूज़ क्या हैं, एक बार मैंने फिल्म देखी, उसके बाद मैंने देखना चाहा कि लोग क्या कह रहे हैं, तो लोगों ने बारामूला को भी जो हिस्टोरिकल, उसको डिकोड किया कि वरामूल है, किस तरीके से, क्या मतलब है। तो लोग हिस्ट्री जानना चाहते हैं, बहुत कुछ है हिस्ट्री में भारत की, लेकिन जैसे कि आप भी कह रहे थे, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कभी उस तरीके से जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो उस तरफ जाने ही नहीं दी। आपने अभी तक 2 फिल्में की, मैंने अभी शो की स्टार्टिंग में भी यही पूछा था आपसे, एंड बहुत मैसिव रही हैं। आपका नाम क्रिएट करने में, आपका जो क्राफ्ट है उसके लिए, लोगों का जो प्रेम है उसके लिए, लेकिन दोनों फिल्में कश्मीर ओरिएंटेड ही रही हैं, दोनों। तो अगर आगे का, और आप जो थिएटर भी करते हैं वो मेजरली कश्मीर का जो सब्जेक्ट रहता है, थिएटर बहुत लोग कर रहे हैं, एनएसडी से भी, मेरे बैच से भी लोग निकले हैं, बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं। मैं भी मोहन राकेश जी को करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी है, अगर मैंने कश्मीर नहीं किया तो मोहन राकेश जी करने के लिए बहुत लोग और हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो मेरे को वो जिम्मेदारी लगती है अपनी, कि आप कश्मीर को लेकर के जागरूकता फैलाएं एज एन आर्टिस्ट। लेकिन जो फिल्मों की मैं बात कर रही हूँ, तो अभी तक 2 फिल्में की, दोनों कश्मीर सब्जेक्ट रहा। आगे भी आप सिर्फ कश्मीर का ही सब्जेक्ट चूज करेंगी? हालांकि छपाक में आपका एक गेस्ट अपीयरेंस था, वो शुरुआती मेरा दौर था। एक्चुअली छपाक मेरी पहली फिल्म थी, सच कहूँ तो। और मेघना जी को मेरा ऑडिशन इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना। और जब विवेक जी मुझसे बात कर रहे थे कि मतलब आपने क्या किया है पहले, तो इट रियली हेल्प यू नो टू से कि मेघना जी के साथ मैंने काम किया, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि ओके, एक अच्छी डायरेक्टर के साथ जब कोई व्यक्ति काम कर चुका है तो मतलब ओके, मेघना जी ने इनको ऑडिशन ले रखा है, होता है ना आप। तो छपाक हेल्प मी गेट कश्मीर फाइल्स, बिकॉज उसके पहले मैंने कहा सर 2 ही दिन का 4 दिन का काम किया था उसमें, एंड ही वाज लाइक ओके ठीक है, तो मुझे भी ऑडिशन दो एंड वी विल सी। तो छपाक करना, उसमें काम आया, और उसके बाद फिर सीधे कश्मीर फाइल्स के बाद मुझे और विषय भी मिले, कश्मीर के इतर और विषय मिले। लेकिन जो एक स्तर होता है कलाकार का, जिस स्तर को आपको मेंटेन रखना चाहिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि राइटिंग उस स्तर की अगर नहीं मिल सके ना, तो एक्टर कितनी भी जान फूंक दे, फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। एक समय था, आपने देखा होगा, इरफान जी हर फिल्म में लगभग लिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इरफान है तो उसको सुधार देगा, इरफान राइटिंग थोड़ी ना सुधारेगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो बहुत बढ़िया अभिनय करेंगे, लेकिन अगर आपका पेपर पे ही काम कच्चा है, तो अभिनेता कितनी भी जान फूंक दे, कितना भी स्किल ले आए, विषय वस्तु और कंटेंट भी तो कोई चीज होती है। बहुत सारे, वो तो आपने इरफान जी की बात की, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो एक्टर्स रहे हैं, काफी लोगों ने इसी तरीके, उनका करियर भी खराब हो गया ना, गलत फिल्में, गलत राइटिंग, गलत चुनाव से। अब हम लोग तो क्या ना रिसीविंग एंड पे हैं, क्या क्या मिला भाई उसमें, जैसे मैंने आपको कहा ना, बासी खाना है तो उसमें से क्या कम बासी है। मगर आप क्या कश्मीर के ही सब्जेक्ट पे आगे भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको तभी मैं कह रही हूँ कि कुछ फिल्में आई थी जो कि कश्मीर के इतर थी, पर स्तर अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं चुनी। तो आगे अब जो अगली आ गई, मान लीजिए बारामूला आई, इंसिडेंटली इट्स माय बर्थ प्लेस, इट्स अगेन कश्मीर, तो मैंने कहा यार ये तो कुछ संयोग है सीरियसली। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि मैं और कश्मीर के इतर और सीरियस कैरेक्टर्स के इतर भी मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं कॉमेडी करना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। कॉमेडी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लगता है ऑडियंस के लिए। मैं एक्टर हूँ, मैं कोई ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा, एक बहुत डिफरेंट आपका एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा अगर कॉमेडी होती है। अच्छा, कश्मीर फाइल्स की सक्सेस के बाद एज एन एक्टर आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई?
आपने एक्सपेक्ट किया था जब कश्मीर फाइल्स आप कर रही थी कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी, आपका जो कैरेक्टर है शारदा का वो इतना बड़ा नहीं, मुझे सक्सेस नहीं होगा? पता था कि लोग इतना शारदा को प्यार देंगे, हाँ, तो उसके इतना बाद अपनाएंगे। आपका क्या चेंज रहा एज एन एक्टर? जिम्मेदारी बढ़ हम्म, जाती है आपकी, हम्म, और जिम्मेदारी इस तरह से भी बढ़ जाती है कि पीपल लुक अप टू यू एंड दे नो दैट यू हैव डिलीवर्ड अ सर्टेन लेवल। यू कांट गो, और इसलिए नहीं कि पीपल, आपका अपने साथ एक प्रॉमिस बन जाता है कि मैं मतलब कुछ भी कम या निम्नतर काम तो कभी नहीं करना है। मैं 2 अच्छी फिल्मों के लिए जानी जाऊं बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रंगमंच करती हूँ अपना। मैं बतौर कलाकार, और कलाकार सिर्फ अभिनय सिनेमा में चला है इसलिए वो रंगकर्मी अच्छा है, ये भी एक दुर्भाग्य है देश का। रंगकर्म में, रंगमंच में इतने बढ़िया उम्दा अभिनेता रहे हैं जिनके सामने अच्छे अच्छे मतलब पानी भरे, लेकिन चूंकि कोई पर्दे पे नाम कमा गया तो अब आप कहें बहुत अच्छा कलाकार है, ये उसकी कसौटी नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि कोई मजबूरी नहीं है कि बस दिखना है, रेलेवेंट रहना है, और पर्दे पे आने लोग मुझे पूछ रहे हैं व्हाट इज नेक्स्ट। मुझे वो चिंताएं कभी नहीं सताती। अच्छा काम जब होगा, वो लिखा जा चुका है या लिखा जा रहा है, एज आई एम टॉकिंग विद यू, वो कृपा आएगी, वो देखिए, वो मुझे नहीं पता कब और कैसे क्या, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कुछ साधन प्रकृति मुझे बनाती है कुछ अच्छा लाने के लिए, वो ज़रूर होगा। अच्छा, इंडस्ट्री का क्या, क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी आप लोगों से मिलती रहती होंगी, कश्मीर फाइल्स के आने के बाद आपको लेकर के जो सीरियसनेस एज एन एक्टर, मैं बताऊं क्या हुआ, क्राफ्ट की तारीफ करी और सब कुछ हुआ, लेकिन फिर टाइपकास्ट वाली बात आ गई। काम आ रहा है, मैम आप ना ऐसा ही कुछ कर देना जैसे उसमें किया है। ये काफी अभिनेताओं के साथ होता है, पता है कि एक ही जैसे काम की उम्मीद, क्योंकि उन्होंने आपसे ये करवा लिया, उनका चल गया, हम भी आपसे यही करवाएंगे, हमारा भी चल जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, ना वो खुश, ना आप खुश, न कला के साथ जस्टिस। तो मैम ऐसा कुछ, तो मैंने कहा प्लीज, मैं वो वैसा कुछ नहीं, मैं वही कर चुकी हूँ। मैं टाइप कास्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज पीपल डोंट हैव कन्विक्शन इन देयर ओन थॉट कि मैं इस एक्टर से ये करवा लूंगा, मैं ये इस एक्टर को इस तरह से दिखाना चाहता हूँ, या इसमें ये कैपेबिलिटी है। इस चीज़ के तो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स विक्टिम हो जाते हैं टाइप कास्टिंग के। हाँ, और जैसे कि कश्मीर फाइल्स आपकी जो फिल्म आई थी, उसके बाद से आपको लगा कि जो कश्मीरी पंडित्स का जो इशू है वो कहीं ना कहीं टच किया है लोगों को, और लोग लगा आपको, और लोग जैसे खासकर जो आपने बोला एग्जाइल्ड कश्मीरी पंडित्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे फ्रेंड्स, जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो लोग बहुत इमोशनल भी हो रहे थे। तो आपको लगा कि इस तरीके के सब्जेक्ट्स पे फिल्में, या इस सब्जेक्ट पे फिल्में और बननी चाहिए, और बेहतर रिसर्च, या रिसर्च तो बहुत अच्छा, और ज़्यादा रिसर्च के साथ। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हॉलोकास्ट की जब हम बात करते हैं तो देयर आर मैनी नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ फिल्म्स ऑन द हॉलोकास्ट। और भारत में अगर कश्मीर फाइल्स आई तो उसके बाद एक बारामूला आई, तो ये अभी तो 2 ही आई हैं। बतौर सिनेमा मेकर्स, एंड वी शुड एक्सप्लोर एंड वी शुड स्पीक एंड टेल, एवरी स्टोरी डिजर्व्स टू बी हर्ड। There are so many stories, and there are so many nuances, and there are so many ways of looking at stories. Like Baramulla is a different way of looking at the same story, which actually Kashmir Files has put forward. Isn't it? वो कश्मीरी पंडितों के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। गुलनार के पर्सपेक्टिव, इनके पर्सपेक्टिव से, जो भारत, मैं ये यूँ कहूँगी कि जो कश्मीर पुलिस में हैं, जो भारत प्रेमी लोग हैं, जो इंसानियत के में विश्वास करने वाले लोग हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, उनको काफिर कहा जा रहा है ना। तो दे ऑल्सो हैव टू फाइट द सेम मेजॉरिटी विच द माइनॉरिटी हैड टू फाइट। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फिल्में आनी चाहिए। क्या बात करें, तो बहुत ही कम है, तो 2 ही फिल्में हैं और उसको इतना प्यार मिला है। पर मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फिल्मों की वेट कर रही हूँ कि मैं ही उन फिल्मों में रहूँ। और कलाकार आएँ और अच्छा काम करें। मैंने बतौर कलाकार इन 2 फिल्मों में काम किया, आगे भी कश्मीर पे कोई सब्जेक्ट आए तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड विद ओनली सच काइंड ऑफ रोल्स एंड ओनली सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स एज एन एक्टर, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी लिमिटिंग। और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि जब तक आप अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है कि एक्टर ऑल्सो चैलेंजेस वन सेल्फ ना, कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, क्या मैं इसको भी उतनी खूबी से निभा सकती हूँ जो मैंने वो कैरेक्टर निभाया था। आपने फोकलोर की बात करी, ऐसी कोई कश्मीरी फोकलोर जो आपको लगता है जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ, जो लोगों को पता होनी चाहिए, जो इंटरेस्टिंग हो? खासकर हम जेंजी के बारे में इतनी बात करते हैं, ऐसी कोई पर्सपेक्टिव या ऐसे कोई फोकलोर जो
बहुत ही आप ब्रीफली बता सकती हैं। मैं मतलब लोक कथाएं बता दूं? एक कोई लोक कथा छोटी सी, बहुत बहुत ब्रीफली। ओके, एक लोक कथा है अकनंदुन की। अकनंदुन का ट्रांसलेशन होगा मतलब आंख का तारा, मतलब एप्पल ऑफ द आई। तो ये लोक कथा जो है ये दरअसल मेरे इष्ट देव की कथा है। तो जो नंदी जी हैं, जिन्हें हम भारत में एज नंदी जी पूजते हैं, वो बेसिकली नंदिकेश्वर भैरव हैं कश्मीर में, जिनकी कहानी इस तरह से है कि एक दंपति थे जो जिन्हें संतान की इच्छा थी लेकिन उनके पास था नहीं। तो एक दिन एक साधु जी आए, उन्होंने कहा कि ओके मैं आपको एक संतान देता हूँ लेकिन वो 12 साल ही आपके पास रहेंगे। तो ये हमारी जो एक लोक कथा है ये तो माता पिता कहते हैं कि ठीक है चलो 12 साल ही सही। तो 12 साल की उम्र में जब वो और अगले ही पल क्या होता है कि वो बच्चा 12 साल का है, तो माँ कहती कि अरे ये कैसे हो गया, अभी तो गए। तो बोले नहीं, ये आपका स्नेह है, जैसे आपको समझ नहीं आया कि 12 साल बीत गए। और वो जो जोगी जी थे वो सामने हैं, वो कह रहे हैं चलो 12 साल हो गए, मुझे लाके दो। तो फिर वो कहती हैं कि प्लीज़ मुझे मतलब ऐसे वापस मत ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अवधि खत्म हो चुकी है, अब ये बच्चा मेरा है, अब जो मैं कहूँ वो आपको करना है। तो लोक कथा इस तरह से कहती कि वो कहते हैं उन्हें कि मैं चूंकि तांत्रिक एक वो हूँ, मुझे ये बच्चा तुम काट के पका के खिलाओ और मुझे तुम उसके बाद मैं मानूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वरदान दिया, तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तो वो माँ कैसे उस चीज़ को करती है, इस पर पूरे नाटक और वो भांड पत्थर स्टाइल में, जो हमारा फोक स्टाइल है कश्मीर का, वो कैसे उनको वो ऑफरिंग देती है। और जब वो रोते रोते वो करती, कैसे करती है, आप तो समझ ही सकते हैं, बहुत ही अद्भुत है वो। तो जब वो भोजन पाते हैं और तृप्त होते हैं और खुश होते हैं, तो वो कहते हैं कि जाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और सामने से वो बच्चा खेलता खेलता फिर से वापस आता है। ये एक लोक कथा है। लेकिन अब लोक कथा के इतर मैं बोलूँ तो ये हमारे नंदिकेश्वर भैरव की कथा है। बेसिकली 12 साल की ही उन्हें ये थी। देखो लोक कथा में मेटाफर्स होते हैं, ऑब्वियसली उसने काटा पकाया ये सब, ये मेटाफोरिकली उसने कहा कि मतलब उसने अपना जो त्याग दिया, मोह, क्योंकि 12 साल की उम्र में जो नंदिकेश्वर थे उन्होंने कहा कि मैं एक शिला अपने सिर के ऊपर रख के अब महादेव की पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे माता पिता का सानिध्य सिर्फ 12 साल तक था। तो वो कौन है जो मेरा असली पिता है, जो मेरे को सानिध्य कभी भी मेरे साथ खत्म नहीं होने देगा। उन्होंने कहा वो तो महादेव ही। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं शिला सिर पे रख के तपस्या करूंगा कठिन। और नीलमत पुराण में लिखा है कि तब वाराणसी में थे महादेव और पार्वती। तो पार्वती मैया कहती हैं कि उधर, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उधर कश्मीर में उस जगह पे वो बच्चा 12 साल का शिला रख के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, चलो। तब वो वायु मार्ग से आते हैं और उन्हें वो वरदान जब मांगते हो तो कहते हैं मुझे कभी अपने से दूर मत करना। तो इस प्रकार नंदी और शिव जो हैं कभी भी अपने से अभिन्न, मतलब एक दूसरे से हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम उनको उस बालक रूप में ही पूजते हैं नंदिकेश्वर। तो ये मेरे इष्ट देव की भी कथा है और ये हमारी लोक कथा है अकनंदुन। मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत ये टच कर जाएगी, ये जो आपने ये लोक कथा बताई है। और मैं कह रही हूँ बार बार जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जेनजी होते हैं ना, क्योंकि वो बड़े इनक्विजिटिव होते हैं, इसलिए उनके लिए ये इस तरीके की चीज़ें, आप लोगों जो एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको पता है, अनुभव है जिनको, उनके थ्रू जब ये चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, ये बहुत ही क्रेडिबल हो जाती हैं। अगर मैं आपसे, मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं, कश्मीर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए कश्मीर क्या है, अगर आप एक लोकगीत के ज़रिए अगर आप वो बताना चाहें कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी अपने कम्युनिटी के लिए और आपके लिए, सबसे पहले कश्मीर क्या है? लोक गीत तो नहीं है, लेकिन एक हम अक्सर वो गाते हैं, मतलब गाते नहीं हैं, वो एक छंदात्मक एक क्या कहें उसको, कविता है क्या है, पर वो गाते हैं, हमारी दादी गाया करती थी। कश्मीर हमारे लिए घर है और उस घर के लिए एक बड़ी सुंदर सी कविता है कश्मीरी में। मैं कश्मीरी में ही सुना सकती हूँ? जी बिल्कुल, वही तो बात है, वही तो खूबसूरती है। उसको आप हिंदी में कैसे कर सकते हैं? नहीं ट्रांसलेट नहीं, घर को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, वो इमोशन है। तो कहते हैं कि गर वंद है गर सासा सही खासा चुमन का, येल करित नेरे डुब डासा पुत फेरे न जा। तो अर्थ ये है कि घर जो है, ए मेरे घर, असली घर, वास्तविक घर, और इसका दरअसल शिवलोक से भी एक कॉनोटेशन आप निकाल सकते हैं। तो
तुम पे मैं वो सब घर वार दूं जो तुम्हारे इतर मेरे पास हैं, है ना। अब जैसे एग्जाइल में कोई अमेरिका में भी रह रहा हो, वो तड़प उसी घर के ले रहा है जो उसने बारामूला में अपना देखा है। तो एग्जाइल में आप कहीं भी हो, आप अनसेटल्ड है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, दैट इज एग्जाइल कॉन्शियसनेस। फॉर बाय द वे, यू नो, इफ आई एम लिविंग इन अ बंगलो इन बॉम्बे, आई विल से आई एम अनसेटल्ड इन दिस प्लेस, बिकॉज सेटलमेंट मुझे वहीं होना है। तो घर बंद है, घर सासा, मेरे जितने भी फ्लैट्स हो, अपार्टमेंट्स हो, मेरे पास जो भी मिले वो सब मैं तुझ पे वार दूं, ओ मेरे सच्चे घर, असली घर, तेरे जैसा खास मेरे लिए कोई नहीं है। और मैं तुझसे दूर तभी हूँगा जब अंतिम बार मैं पूरे गाजे बाजे के साथ निकलूंगा, यानी अंत समय में जब मैं निकलूंगा, तभी मैं तुझसे दूर होना चाहता हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं होना चाहता। तो ये हमारे घर के लिए है। और दूसरा, मैं लल्लेश्वरी को यहाँ कोट करूंगी, चूंकि अब आपने कहा तो मैं इसी के साथ समापन भी करना चाहूंगी जो मैंने कहा। तो लल्लेश्वरी कहती हैं कि आम्यपन सदरस नायविछस लमान कतिपोज दाइम्यून मेतिधी तार आयमन टाक्यन पूंजन श्रमान जूछुम ब्रमान गर्गस। उन्होंने भी घर की बात की है, हालांकि उनका घर वही परमेश्वर है, लेकिन हम उसको अपना मोटो मानते हैं इन एग्जाइल। वो कहती है, मैं कच्चे धागे से अपनी नाव खे रही हूँ भवसागर में। देखिए, धागा भी क्या है, कच्चा, उससे मैं अपनी नाव भवसागर में खे रही हूँ। हाँ, मेरे देवता कब सुनेंगे और मेरी पुकार को मानेंगे। हाँ, आयमन टाक्यन पूंजन, जैसे आपने मिट्टी के सकोरे पानी में डालते हुए आवाज सुनी है। अब आप समझ रहे हैं मैं किस सेंसेशन की बात, फिर उस आतुरता से मेरा दिल कातर होता है अपने घर जाने के लिए। ये लल्लेश्वरी कहते। तो वो जो उनकी अंतिम लाइन है ना, जू छुम ब्रह्मान गर्गस, वो मुझे लगता है हर निष्कासित कश्मीरी हिंदू का मंत्र है कि भाई मैं तड़प रहा हूँ घर जाने के लिए। इसीलिए वो इतने इमोशनल होके मैसेजेस कर रहे हैं, बारामूला देख के मतलब पगला रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक लाइफ टाइम, अभी तो बहुत कुछ करना है, इस लाइफ टाइम में आप कहाँ देखती हैं घर वापसी को? मैं तो ये कहूँगी ना, दीनानाथ नादिम जी के शब्दों में, मिछम आश पगहिच पगा शोली दुनिया, मतलब आई होप ऑफ अ टुमारो वेयर आई सी माई ड्रीम कमिंग ट्रू। होप नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को कभी भी, प्रतीक्षा नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी, क्योंकि एक सेकंड लगता है बदलने में सब कुछ। कृपा, मैंने कहा ना अभी, कृपा होने में एक सेकंड लगता है। आपका विजन क्या है खुद के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, कश्मीर के लिए? I want to do meaningful art, art which again, जो समाज में एक बदलाव, ये सब तो लफाजियाँ हैं। अगर मैं बोलूँ कि समाज में बदलाव लाने के लिए रंगमंच करते हैं, रंगमंच अक्सर ऐसे सिखाया जाता है झोले ले लो और डफलियाँ बजाओ और समाज में क्रांति लाओ। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने 2 अच्छी फिल्मों का हिस्सा हूँ, इस तरह से मीनिंगफुल सिनेमा और मीनिंगफुल रंगमंच का हिस्सा बनूं, जिससे कि अगर मेरे कुछ भी कलाकृति से किसी में भी कोई परिवर्तन हो या जिज्ञासा भी आए, जैसे मुझे कुछ सवाल आए उस वीडियो के बाद कि दीदी क्या पढ़ें, आपने जो ये कोट किया फलाना फलाना नीलमत पुराण से, तो क्या पढ़ें? मैंने कहा तो तुम्हें समझ नहीं आया, नीलमत पुराण पढ़ो। नीलमत पुराण से मैंने कोट किया, तुम गूगल पढ़ोगे? तुम नीलमत पुराण पढ़ो। सो इफ एनीबडी इज इंस्पायर्ड टू गो बैक टू द रूट्स एंड टू कनेक्ट विद देयर, अभी करंटली आई एम रीडिंग वाल्मीकि रामायण। आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती कि ओह देखो शी इज सो, यू नो, लाइक अ पार्ट ऑफ पीआर। मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अब तक नहीं पढ़ी थी, या मुझे आजकल जैसे समझ नहीं मिल पा रहा है। मैं दूसरे खंड पे आ गई हूँ, पहला भाग कैसे खत्म किया, धीरे धीरे एक पेज रोज करके। और आप जब पढ़ते हैं ना ये सब, आपको समझ आता है कि क्या अद्भुत कृतियां हैं भारत में। जब अब मैंने कहा फोकलोर इज इन फैशन वैशन छोड़ो, अगर आप सचमुच में इफ यू गो बैक टू योर रूट्स ना, आपको इमेजरीज ऐसी मिलेंगी, आप बोलेंगे यार क्या लिख गए हैं लोग। अभी मुझे व्यास जी को पढ़ना है। व्यास जी के बारे में कहते हैं व्यासुच्छिष्टम जगत सर्वम, उनकी झूठन है बाकी सारा साहित्य। बाप रे, उन्होंने क्या लिखा होगा, अभी पढ़ना है। कितनी जिम्मेदारी है। अगर मेरे से कोई इतना सा भी इंस्पायर होता है तो मुझे लगता है कि फिर आई हैव डन माय जॉब वेल। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू एज एन आर्टिस्ट। और मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आप जिस देश में रह रहे हैं, अगर आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि पूर्वज क्या कर गए, मतलब ठीक है आप प्रेजेंट एंजॉय करिए, लेकिन कोई तो रीज़न होगा ना कि आप आए हैं संसार में। ठीक है आप नाम कमाइए, पैसा कमाइए, लेकिन आपको पता ही नहीं है, एक जनरल अवेयरनेस ही नहीं है कि आपकी हिस्ट्री क्या रही, आपके ऐसे कौन कौन से की लीडर्स, रोल प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है।
अनफॉर्चुनेट है कि हिस्ट्री बहुत डिस्टॉर्टेड है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये नहीं कहती कि लोग आ रहे हैं आगे, बात कर रहे हैं। जैसे हमने ललितादित्य की बात करी, मुझे लगता है ये शो देखने के बाद बहुत सारे लोग गूगल करके कम से कम मैं कह रही हूँ इस पर्टिकुलर एपिसोड की सक्सेस ही वही होगी कि अगर लोग ललितादित्य के बारे में, पप्पा रावल के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जा कर के रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत बड़ा रोल है एज अ कम्युनिटी हम सबका, एज अ सिटीजन हम सबका, कि हम वो अवेयरनेस फैलाएं अलग अलग माध्यम से। सबका अलग अलग क्राफ्ट है और हर कोई अपना रोल, टीचर्स अपना रोल करें, एकेडमिशियंस अपना रोल करें, एक्टर्स अपना रोल करें, आर्टिस्ट अपना रोल करें, हम जैसे जर्नलिस्ट अपना रोल करें। It's very important to come together and find a common platform. वो common platform एक ही हो सकता है, वो है देश जी। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा common platform कुछ और हो सकता है। तो it's very important कि आप जैसे लोग और आएँ और बुलाएं आप जैसे लोगों को, जो कि एक रोल मॉडल की तरह लोग आप लोगों को परसीव कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलरली परसीव कर रहे हैं। और आपने एक अच्छी बात बोली, कश्मीरीज और नॉन कश्मीरीज बोथ ऑफ देम वो इक्वली आपको वेलकम कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग अप टू यू कि भाई नेक्स्ट फिल्म भाषा क्या करने वाली है, अब क्या सब्जेक्ट हो सकता है, जो समाज में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेकर के एक सब्जेक्ट बनेगा जिसपे भाषा की एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। इसी वेल विशेस के साथ, इसी ही उम्मीद के साथ कि आने वाली फिल्में भी आपको उतना ही सक्सेस दें और कुछ ऐसा नया सब्जेक्ट आप ज़रूर लेकर के आएँ जिनके बारे में लोगों की जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है, वो कहीं ना कहीं केटर हो। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी सुंदर, आपने इतने सुंदर शब्दों में आशीर्वाद दिए। आपके माध्यम से पूरी जनता ने आशीर्वाद दिया, आपके माध्यम से सारी जनता को बस ये आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना बहुत चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद भाषा जी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा मंथन पे बात करके। थैंक यू। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।